आप राजनीति में क्यों आए जब आप एडवोकेट हैं? इनका जो सामना करने के लिए जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर रावण ने अपनी कमर कस हम बहुत बिक लिए, बहुत पिट लिए, बहुत छित लिए। अब की बार आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। जोर शोर के साथ में हरियाणा में अब एंट्री होने वाली है भाई चंद्रशेखर रावण की। अगले महीने में जल्द ही एक बहुत ज़बरदस्त रैली होने वाली है, जिन जो समाज के अंदर गलत हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विरोध करूं। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ की एक तनासा माहौल जो पनप गया था हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उसका सामना करने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जब तक एक आम आदमी आगे नहीं आएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो ये तानाशाह लोग अपनी इसी प्रकार से मनमानी करते नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद में है और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो 3 महीने के बाद होने वाले हैं और हरियाणा की राजनीति में उफान आ चुका है। और जींद की बात करो, जींद में भी लगभग सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील राज बामणिया जी है, जो फिलहाल नए नए आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है। तो इनसे बातचीत करांगे, राजनीति में क्यों आए हैं, पैसे से एडवोकेट है और राजनीति में आए हैं तो आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों चुना है, तो सारी बातचीत कराएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही आप राजनीति में आए हैं, आपने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा, आप राजनीति में क्यों आए जब आप एडवोकेट हैं? मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। मेरा दायित्व है, मेरा कर्म है कि लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, पीड़ित लोगों की जो है पैरवी करूँ। और मुझे मतलब जो एक सामाजिक नागरिक होने के नाते भी मेरी एक सोशल ड्यूटी बनती है कि भी मैं जो समाज के अंदर गलत हो रहा है उसका कहीं ना कहीं विरोध करूं। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ की एक तानाशाह माहौल जो पनप गया था हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उसका सामना करने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जब तक एक आम आदमी आगे नहीं आएगा, अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो ये तानाशाह लोग अपनी इसी प्रकार से मनमानी करते रहेंगे। इनका जो सामना करने के लिए जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर रावण ने अपनी कमर कस रखी है और वो जिस प्रकार से धड़ल्ले से उनका सामना कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमने भी एक मन बनाया है। पहले भी हम अपना एक मंच बना रखा था, हमने जनशक्ति मंच। उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर के उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करते थे। लेकिन हमने महसूस किया कि भाई जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, जो हमारा समाज का एक आम व्यक्ति है वो समस्याएं फेस कर रहा है, उसको अगर कहीं ना कहीं दुरुस्त करना है तो हमने कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। जितनी हमारे हाथों में ताकत होगी हम उतनी ही आगे सेवा कर सकते हैं। और उसी सेवा भाव को लेकर के हमने मतलब उन ज़रूरतमंद लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए इस राजनीति के दलदल में उतरने का फैसला लिया है। पार्टियां और भी आई, सभी की पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन आपने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी? आज़ाद समाज पार्टी कोई जो चमुल्लेबाज नहीं है, कोई जो फतवेबाज नहीं है। उसने जो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब धरातल पे रह करके आम लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मतलब मदद की है। आज तक आप जितना भी भाई चंद्रशेखर रावण का इतिहास उठा कर के देख सकते हो कि उसने समाज हित के लिए और ज़रूरतमंद हित के लिए ही आज तक का मतलब अपना जो संघर्ष लगाया है। उसी संघर्ष की कड़ी में हम भी मतलब उनके साथ में, उनकी कंधों को मजबूती देने के लिए आज जुड़े हैं। और आने वाले समय में हम भाई साहब चंद्रशेखर के साथ में मिलकर के जितने भी हमारी बेसिक समस्याएँ हैं और जो हमारी मतलब शोषण हो रहा है, जो एक समाज के अंदर जो एक भेदभाव हमारे साथ में किया जाता है, उसका सामना करने के लिए हम इस राह हैं। और जोर शोर के साथ में हरियाणा में अब एंट्री होने वाली है भाई चंद्रशेखर रावण की। अगले महीने में जल्द ही एक बहुत ज़बरदस्त रैली होने वाली है, जिंद के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक नया अध्याय जो हरियाणा की धरती से लिखा जाएगा और आने वाले समय में एक बदलाव की जो मुहिम है वो शुरू होगी। पहली बार में इकलौते सांसद एएसपी के चुने गए चंद्रशेखर आज़ाद रावण, तो अब हरियाणा में किस तरह की एंट्री आपकी रहने वाली है? कोई गठबंधन होगा आज़ाद समाज पार्टी का या फिर अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास में हाईकमान से अभी तक कोई ऐसा आदेश है या कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं आई है जिससे ये लगता हो कि अभी हमने किसी के मतलब सहारे की ज़रूरत है। हम वो लोग हैं, हम एक आम से आम किसान मजदूर के बेटे हैं। हमने मतलब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। हम कोई बढ़िया बकाल के बच्चे नहीं हैं कि भाई मतलब हम दूसरों के सहारे पर चलेंगे। हम अपनी ताकत से, अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे अपने आगे बढ़ेंगे। और हम चंद्रशेखर भाई साहब से जल्द ही मिल करके इस विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे कि भाई हमें अगर अपने लोगों की आवाज़ उठानी है, अपने लोगों की सोच मजबूत करनी है, तो अकेले सत्ता में आकर के उनके लोगों की जो है सोच को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी मेहनत का क्रेडिट फिर कोई और ले जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई हम जितने भी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े, चाहे 90 की 90 पे लड़े, चाहे कम ज़्यादा पे लड़ें, तो अपने बलबूते पे लड़ेंगे। जींद की बात करें तो क्या जींद विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? ये हाईकमान का फैसला रहेगा। जो भाई साहब के आदेश होंगे उसी अनुसार हम काम करेंगे। हम उनको ताकत देने के लिए आए हैं, ना कि उनकी कमजोरी बढ़ने के लिए इस राजनीति के दलदल के अंदर उतरे हैं। हम जो चंद्रशेखर भाई साहब के आदेश होंगे उसके अनुसार काम करेंगे। अगर मेरी ड्यूटी लगाएंगे तो मैं लड़ूंगा, अगर वो किसी और की ड्यूटी लगाएंगे तो हम उसको भी फुल सपोर्ट करेंगे।
आप किसी कंडीशन के साथ तो पार्टी में जुड़े होगे? ना हमारी कोई शर्तें हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी एक सोच थी भाई साहब के साथ में मैच करी और हमने मतलब एक होने का फ़ैसला लिया है। ना इसमें कोई नियम है, ना कोई शर्तें हैं, ना कोई मजबूरी है किसी प्रकार की। चंद्रशेखर से आपकी कोई बातचीत हुई कि हरियाणा में कब आने वाले हैं, किस तरह का आपका प्रोग्राम रहने वाला जब हरियाणा में एंट्री होगी तो? अभी हमने एक 2 जुलाई को ही ज्वाइनिंग की है और उसके बाद में हमने 7 जुलाई को भी एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी जिला स्तरीय। और अब 22 तारीख को फिर एक जो जुलाना के अंदर हमारी कार्यकर्ता मीटिंग है, उसके तुरंत बाद में एक हम जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मिलकर के एक स्टिक फैसला लेंगे। जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के हम इस पे गंभीरता से विचार करके और जल्द से जल्द इस विषय में आप लोगों को सूचित कर देंगे। हरियाणा की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें जी, कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले रैली जींद के अंदर करा है, तो आज़ाद समाज पार्टी की रैली कहाँ पर होगी? चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पहले एंट्री कहाँ पर होगी हरियाणा में? आज तक का इतिहास रहा है कि भाई जींद ने एक से एक बड़े से बड़ा नेता दिया है, बड़े से बड़ा जो यहाँ से मंत्रालय मिला है, लेकिन जींद की सुध कभी किसी ने नहीं ली। क्योंकि जींद का जो इतिहास रहा है, एक से एक मतलब बड़े बड़े घराने जो हैं, नेताओं के बेटे नेता बने हैं। लेकिन अब की बार जो है एक इतिहास रचा जाएगा कि वे आम आदमी कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे आम साथी हैं जो इस दलदल में कूद चुके हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक आम आदमी जो है ना अब की बार जो कारनामा करके दिखाएगा, ये जो राजनीतिक जितने भी कीड़े थे उन सब को मिटाने का काम कर देंगे। और जल्द से जल्द आप देखना कि भाई जो बेसिक मुद्दों के ऊपर जो संघर्ष कर रहे हैं वो साथी मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक साथ इकट्ठे होकर के हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जितने भी ये जिन्होंने अपनी राजनीति को बापोती बना के रख दिया है, उन सब का सामना करने के लिए हम अपनी पूरी मजबूती के साथ में कमर कस के इस मैदान में उतरे हैं और उनको जल्द ही मजा चखाने का काम करेंगे। हरियाणा की बात करें तो 2 बार हरियाणा सरकार है जो बीजेपी सरकार बनी है, और केंद्र की बात करें तो तीसरी बार भी है जो बीजेपी सरकार बनी है, तो किस तरह का कार्यकाल देखो आप, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्यों की बात करें तो आज तक हमारे जो स्थानीय विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा जी, उनका जो आज तक का एक भी वादा जो उन्होंने किया था वो एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। कोई एक कार्य जो है उसने पिछले 20 सालों के अंदर पूरा नहीं किया है। जितने भी इसके पिताजी ने वादे किए थे या जो इसने वादे किए हैं, जो जो घोषणाएं की हैं, सारी की सारी अधूरी पड़ी हैं। शहर की अगर व्यवस्था की बात करें तो सारी की सारी सीवरेज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जो स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था है, गलियों की व्यवस्था है, या रोड की व्यवस्था है, या हॉस्पिटलों की है, या शिक्षा व्यवस्था है, आप एक भी काम इनका जो इन्होंने करना था पूरा एक भी काम नहीं कर पाए ही हैं। सारे के सारे अधूरे लटके हुए हैं। आप कॉलोनियों के अंदर जाकर देखना तो हमारे लोगों का पता लगेगा भाई किस दुर्गति के साथ में वो अपना जीवन जी रहे हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने चारों तरफ सारे सड़कों का जाल बिछा दिया है, मेडिकल कॉलेज जींद के अंदर बनने लग रहा है। पिछले लगभग 4-5 साल से जो है ये पीजीआई का काम चल रहा है। हर साल ये कह देते हैं कि फलां डेट को हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, फलां डेट को हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, पीजीआई चालू हो जाएगा, पीजीआई चालू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव का समय आता है तभी मतलब याद आती है कि भाई हम नेक्स्ट डेट को ये कर देंगे, वो कर देंगे। पीछे हमारे कभी मतलब कॉलोनियों के अंदर जा जाकर, अभी लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे थे, उस टाइम में कॉलोनियों के अंदर जा जा करके वादे करे थे कि 1 हफ्ते के अंदर आपके सीवरेज चालू कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपकी गलियाँ बनवा देंगे। ना तो वो गलियाँ बनी, ना स्ट्रीट लाइटें लगी, ना ही सीवरेज की ना पानी की व्यवस्था हुई, ना ही पीजीआई है जो वो चालू हुआ, ना हमारी रोड व्यवस्था है वो सिर्फ। आप रोड देखोगे, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, ये समझ में नहीं आता है। पूरा शहर के अंदर जो व्हीकल हैं वो पता नहीं लगता कि वो पहाड़ियों में चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं। भविष्य में जी आज़ाद समाज पार्टी आपने उम्मीदवार बनावा जींद विधानसभा से, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? जींद जो है एक छोटा सा प्यारा सा शहर है, जिसको अगर थोड़ी सी अगर सोच के साथ में अगर इसको मेंटेन किया जाए तो एक बहुत प्यारा शहर हमारा बन के तैयार हो सकता है। आने वाले समय के अंदर अगर मालिक ने सुख चाहा और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, पब्लिक है ये, पब्लिक पता नहीं क्या दे दे किसी को। पब्लिक के हाथों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी जान होती है, वो पता नहीं क्या किसी को क्या दे दे। अगर ये आशीर्वाद देती है, पब्लिक विश्वास जताती है, तो मेरा सबसे बड़ा जो काम रहेगा, सबसे पहले तो जो रोज़गार के लिए युवा भटकते फिर रहे हैं उनके लिए रोज़गार के प्रबंध उपलब्ध करवाने। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो आए दिन मतलब आसमान छू रही है फीस, उनको कम करने का काम करना है। जो प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं उसका विरोध करना है हमने। जो यहाँ पे मतलब रोड व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करना है। सीवरेज व्यवस्था जो ठप पड़ी है, जो पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है, जो पानी के लिए उनको लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है, उसके ऊपर काम करने का। और अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर मतलब हम चाहें तो अनेकों काम है करने के। लेकिन सरकार तो खर्च बिना पर्ची का नौकरी दी है,
बिना रेगुलर पर्ची के अगर नौकरी दी है तो क्या दी है, किसी को चपरासी लगाया, किसी को दिया है। जो हमारे मतलब अगर मैं जिस समाज से निकल के आ रहा हूँ मैं उसकी बात करूँगा, मेरे लोगों को इन्होंने चपरासियों के अलावा बनाया क्या है। ये अगर नौकरियां दी है ना तो इन्होंने अपने आदमियों को दी है, अपने मनमाने आदमियों को दी है, जिनको इन्होंने देनी थी उनको दी है। लेकिन अगर हम अपने समाज की बात सरकार करें, तो कर जी की मेरिट के आधार पर दिया, जो मेरिट यहाँ बच्चे उनको दी है। मेरिट में लेके आना भी इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ है, ऊपर से नीचे तक की सारी व्यवस्था इनके हाथ में। जिसको चाहे जो बनवा दो, जिसके चाहे। आज फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्या क्या वेरिफिकेशन कर रही है। फैमिली आईडियो में मतलब 5-5 साल के बच्चों की 5-5 लाख रुपए इनकम दिखा रखे हैं, 10-10 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है, 2-2 लाख रुपए इनकम दिखा रही है। 5-5 साल के बच्चों की कौन सा बिजनेस चल रहे हैं उनके। ऐसे ऐसे बच्चे हैं उनके जो मतलब जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनको बिल्कुल बीपीएल परिवार का दर्जा दे करके उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरियों के अंदर हिस्सेदार बना रखा है। मतलब आपका कहना मतलब है जिसको लाभ मिलना चाहिए सरकार को उनको तो लाभ मिल नहीं रहा, लेकिन जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। जो यहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन के नाम पे बिल्कुल और बिल्कुल ढकोसला है, कुछ नहीं है, कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती। जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे आज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ऐसे जो प्रार्थी हैं जो बड़ी से बड़ी मतलब जॉबें कर रहे हैं, लेकिन जो उनको इस लाइबल है जिनके लिए, जो उसके लिए काबिलियत रखते हैं, जो जिसके लिए वो आरक्षण बना है, उनको वो मिल नहीं पाता है। उसके अलावा वो पता नहीं ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो फर्जी दस्तावेज बना करके उन प्रार्थियों का लाभ जो वो खा जाते हैं हक। जो दर्शक जी आपने सुन रहे हैं उनको क्या संदेश, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि भी जो अब की बार का लोग विधानसभा का जो चुनाव है, इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि भाई हम बहुत बिक लिए, बहुत पिट लिए, बहुत छित लिए। अब की बार आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पूरी जनता से एक ही अपील करता हूं कि भाई हमें जो है इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है या नहीं उखाड़ फेंकना है, और इसको उखाड़ फेंकना है तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि भाई इनको कैसे भगाना है, किस प्रकार से अपना जो नेतृत्व चुनना है। आप लोगों को एक ठंडे दिमाग से बैठ के सोचने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो है ना बिका हुआ और गिरा हुआ और जो नशेड़ी बोल करके मतलब आप लोगों का जो इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को जवाब देने का आपके पास समय है। सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथी एकजुट हों और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जींद से हमारे साथ सुनील राज बामणिया जी जो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, समस्या उठा रहे हैं। तो इनके विचार आपने सुने हैं। आपके कुछ सोच आ रहा है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।